आज इस अध्याय में हम लोग काल कोठरी की घटना के बारे में चर्चा करेंगे। यह वह घटना थी जिसके माध्यम से बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला को बदनाम करने का प्रयास किया गया था। यद्यपि इस घटना के कोई ऐतिहासिक तथ्य और प्रमाण उपलब्ध नहीं होते, लेकिन कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों ने इस घटना का महिमा मंडन किया और उसके माध्यम से यह जताने का प्रयास किया कि सिराजुद्दौला एक निर्मम और क्रूर नवाब था, जिसने अंग्रेजों को भयंकर यातनाएं दी और भारी संख्या में उनका कत्लेआम किया। यह घटना संक्षेप में यदि बात करें तो एक ब्रिटिश सर्जन हॉलवेल के द्वारा गठित की गई या चित्रित की गई और उसने लंदन में अपना एक पत्र भेजा, जिसके अनुसार नवाब ने ब्रिटिश सैनिकों के लगभग 146 व्यक्तियों को बंदी बनाया और अपने आदेश से उन 146 बंदियों को 20 जून की रात को एक बहुत छोटे से कमरे काल कोठरी में बंद कर दिया। उस कमरे की जो लंबाई थी वो 18 फीट की उसकी लंबाई थी और उसकी जो चौड़ाई थी वो लगभग 14 फीट और 10 इंच की थी। तो बहुत छोटा सा कमरा था और जिसमें एक भी खिड़की या रोशनदान नहीं था। सुबह जब कोठरी का दरवाज़ा खोला गया तो 146 बंदियों में से कुल 23 बंदी जीवित पाए गए और इन मरने वालों में एक महिला का भी उल्लेख हॉलवेल अपने पत्र में करते हैं। अंग्रेज इतिहासकार इस दुर्घटना का आधार लेकर न केवल सिराजुद्दौला को निर्मम और निष्ठुर बताते हैं, बल्कि इसका सारा दायित्व सिराजुद्दौला पर भी थोप देते हैं। ये घटना का मूल सार था। यदि हम लोग काल कोठरी की घटना की ऐतिहासिकता की बात करें तो ये एक अत्यंत विवादित घटना रही है। जहाँ एक और पाश्चात्य इतिहासकार इस घटना को सत्य मानते हैं, वहीं भारतीय इतिहासकार इसे केवल एक कपोलकल्पित घटना ही मानते हैं। हम दोनों पक्षों की बात करें तो पाश्चात्य विचारक या पाश्चात्य इतिहासकार की जो भी धारणाएं हैं वह हॉलवेल के वर्णन पर आधारित हैं। हॉलवेल भी स्वयं को उन 146 बंदियों में बताता है। इस घटना का वर्णन उसने लंदन में स्थित अपने मित्र को एक पत्र के द्वारा भेजा। उसी के इस पृष्ठ वर्णन के आधार पर पाश्चात्य इतिहासकारों ने इस घटना को बहुत बढ़ा चढ़ा करके लिखा है। P.E. रॉबर्ट्स नामक अंग्रेज इतिहासकार भी इस घटना को सत्य मानते हैं। इसके अलावा कुछ फ्रांसीसी इतिहासकारों ने भी इस तरह की घटना की सूचना भर दी है, लेकिन उन्होंने मरने वालों की जो संख्या बताई है वह हॉलवेल की जो बताई गई संख्या है उससे बहुत ज़्यादा कम है। कुछ अन्य पाश्चात्य इतिहासकारों में एलाइस मेग्नीस, J.C. एपेल भी इस घटना के समर्थक माने जाते हैं और वे कहते हैं कि वास्तव में इस तरह की घटना घटी, लेकिन इन्होंने मरने वालों की संख्या केवल 23 बताई। यदि हम लोग इस सारांश रूप में बात करें तो अधिकांश पाश्चात्य इतिहासकारों ने इस घटना को सही माना है। हालांकि उनके मृत व्यक्तियों के दिए गए आंकड़ों में थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन इसके बावजूद भी डॉडवेल और अल्फ्रेड लॉयल जैसे इतिहासकार भी इस घटना को सही मानते हैं और वे कहते हैं कि ऐतिहासिक रूप से यह घटना घटित हुई और जिसका सारा दोषारोपण सिराजुद्दौला पर किया गया। भारतीय विचारधारा की हम लोग बात करें तो यह भारतीय इतिहासकारों के गले नहीं उतरती, क्योंकि इसका कोई हमको सोर्स नहीं मिलता या इसका कोई प्रमाण हमको नहीं मिलता। इस घटना को कल्पित मानने संबंधित कुछ तर्क जो थे, जो भारतीय इतिहासकारों ने दिए, उनकी हम लोग विस्तार से चर्चा करें तो कालकोठरी का जो क्षेत्रफल बताया गया है, जो उस कमरे का आकार प्रकार बताया गया है और बंदियों की जो संख्या बताई गई है, वह
आपस में काफ़ी विरोधाभास लिए हुए है। जैसा कि बताया गया था डॉडवेल के द्वारा और अन्य इतिहासकारों के द्वारा, जिसका समर्थन किया है अन्य इतिहासकारों ने भी, और मूल घटना का जो विवरण हॉलवेल ने दिया है, उनके अनुसार इस कमरे की, इस कोठरी की जो लंबाई थी 18 फीट थी, चौड़ाई 14 फीट 10 इंच की थी। इस क्षेत्रफल के कमरे में या कोठरी में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यदि बात करें तो 23 लोग ही समा सकते हैं। ऐसे छोटे से कमरे में 146 बंदियों को किसी भी तरीके से बंद नहीं किया जा सकता। इसी कारण पाश्चात्य इतिहासकार इस बढ़ी चढ़ी संख्या पर एकमत दृष्टिगत नहीं होते। कुछ पाश्चात्य इतिहासकारों ने इसमें अति उत्साह दिखाया है और उनमें कैप्टन ग्रांट इस तरह के बंदियों की संख्या 200 तक बताते हैं और वे कहते हैं कि सुबह जो जीवित रहने वालों की संख्या थी वो केवल 10 थी। ये अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण है। जहाँ एक छोटे से कमरे में 23 लोग से ज़्यादा नहीं समा सकते, वहाँ 200 लोग कैसे शामिल हो सकते हैं, ये बड़ी विचित्र बात है। डॉक्टर विल्सन ने भी बंदियों की संख्या को 146 ही माना है। अतः में कह सकते हैं कि घटना जिस कमरे में, जिस कोठरी में घटित हुई वह इतना बड़ा नहीं था जिसमें इतने लोग समा सकते हों। इसीलिए यह घटना अपने आप में ही कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह में घिर जाती है और इस घटना का होना ही अपने आप में संदिग्ध प्रतीत होता है। तत्कालीन इतिहास की एक पुस्तक की हम लोग चर्चा करें जिसका उस समय हमको रेफरेंस भी मिलता है, उसका उल्लेख भी मिलता है, वह है सियर उल मदखरीन। यह इतिहास की वह रचना थी जो तत्कालीन समय में लिखी गई, रची गई और इसके लेखक थे सैयद गुलाम हुसैन। इन्होंने अपने इस ग्रंथ में इस घटना का कोई उल्लेख नहीं किया है। यह बड़ा आश्चर्य की बात है कि इतनी बड़ी घटना का हो जाना और तत्कालीन समय में लिखा गया कोई भी साहित्यिक स्रोत इस घटना का उल्लेख किसी भी रूप में ना करे, यह अपने आप में बड़ा विवादास्पद है, संदिग्ध है। और इसी प्रकार एक अन्य तत्कालीन रचित ग्रंथ रायस उल सलातीन में भी इस घटना का कोई उल्लेख नहीं है। हो सकता है किसी एक साहित्य में, किसी एक रचना में किसी घटना विशेष का उल्लेख होने से रह जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि उसका उल्लेख तत्कालीन लिखे गए सभी ग्रंथों में ना हो। यह अपने आप में बड़ा संदिग्ध है। इस कारण इस घटना को विश्वसनीय मानने में थोड़ा सा परेशानी होती है, थोड़ा सा संदेह पैदा होता है। इसीलिए ये माना नहीं जा सकता कि ये घटना वास्तव में घटित हुई थी या नहीं हुई थी। तत्कालीन जो ऐतिहासिक लेख थे उसमें भी इन घटनाओं का कोई उल्लेख हमको किसी भी रूप में नहीं मिलता। तत्कालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने तो अपनी रचनाओं में इस घटना का उल्लेख भी नहीं किया है। इसके अलावा कोठरी में बंद होने वाले बंदियों ने, सिवाय हॉलवेल की हम लोग बात करें तो भी उसने अपनी कार्रवाई की पुस्तक, जो डॉक्यूमेंट्री थी, जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मेंटेन किए, उसमें भी इसका कोई उल्लेख ऑफिशियली नहीं मिलता है। मद्रास काउंसिल की जो वाद विवाद की रिपोर्ट थी उसमें भी इसका उल्लेख हमको देखने को नहीं मिलता है। कलकत्ता की पराजय के उपरांत क्लाइव और वॉटसन ने नवाब को कुछ शिकायती पत्र लिखे, उसमें भी इस घटना का कहीं उल्लेख नहीं किया गया। अलीनगर की संधि जो सिराजुद्दौला के साथ की गई थी उसमें भी इस भयंकर घटना का कोई संकेत नहीं किया गया था। सिराजुद्दौला को गद्दी से उतार देने के बाद में क्लाइव ने एक रिपोर्ट कंपनी के डायरेक्टर्स को लंदन में भेजी। उसमें उसने नवाब को पद से हटाए जाने के कारणों पर विस्तार से प्रकाश डाला था। लेकिन ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि उन कारणों में भी इस घटना का कोई संकेत हमें नहीं दिखाई देता। मीर जाफर के साथ में क्लाइव ने भी सिराजुद्दौला के विरुद्ध जो संधि की उसमें भी क्लाइव ने इस घटना का कोई उल्लेख नहीं किया। तो इतने विस्तृत रूप से अलग अलग हम लोग डॉक्यूमेंट्स की बात करें, पत्र व्यवहारों की बात करें, संधियों की बात करें, किसी में भी किसी भी रूप से इस घटना का उल्लेख न किया जाना या इस घटना के लिए किसी को उत्तरदायी ठहराया जाना का कोई उल्लेख भी हमको नहीं दिखाई देता है, जो इस घटना का तथ्य रहित होना स्वतः सिद्ध करता है। एक अन्य जो तर्क है वो है कि लॉर्ड क्लाइव के द्वारा इसमें जो अपराधी थे या इस घटना के लिए जो जिम्मेदार थे उनको दंडित नहीं किया जाना। यदि कालकोठरी की घटना
वास्तव में घटी होती तो प्लासी के युद्ध में जब अंग्रेज जीत जाते हैं तो उसके उपरांत क्लाइव इस घटना में जो भी लोग शामिल थे, सिराजुद्दौला के कर्मचारी, अधिकारी या उसके जो भी लोग थे, जो भी इसमें शामिल होता, उनको निश्चित रूप से दंड दिया जाता या उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई जरूर की जाती। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि इस युद्ध के उपरांत जब अंग्रेजों का अधिकार बंगाल पर स्थापित हो जाता है, किसी भी व्यक्ति को इस अपराध के लिए दंडित नहीं किया गया, न कहीं अपराध निश्चित किया गया, निर्धारित किया गया। तो ये स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि इस तरह की कोई घटना वास्तविक रूप से नहीं घटी गई, यह केवल एक कल्पित घटना रही होगी। इसके अलावा यदि हम लोग जो इस घटना के वास्तविक निरूपण करता है हॉलवेल, उनके व्यक्तिगत जीवन की, उनके व्यक्तिगत चरित्र की बात करें तो मिस्टर हॉलवेल जो थे वो उनका स्वभाव, उनका जो नेचर, जैसा हमको तत्कालीन इतिहासों में दिखता है, मालूम पड़ता है, वह एक स्वार्थी और एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे और वो अपने स्वार्थों की प्राप्ति के लिए, महत्वाकांक्षाओं के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता था। इस प्रकार की घटना के उल्लेख से वह कंपनी के डायरेक्टर्स को नवाब के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए उत्तेजित करना चाह रहा था और 1760 में उसने मीर जाफर के विरुद्ध भी इसी प्रकार की घटना का उल्लेख भी किया है। लेकिन बाद में क्लाइव ने स्पष्ट कर दिया था कि हॉलवेल ने नवाब मीर जाफर पर जो क्रूरता के आरोप लगाए हैं वह पूरी तरह से झूठ हैं। नवाब मीर जाफर के आदेश से मारे गए जिन व्यक्तियों के नाम हॉलवेल प्रस्तुत करते हैं, उनमें से 3 के अलावा सभी लोग जीवित पाए गए। तो ये उनके द्वारा दिए गए तथ्यों का झूठा पाया जाना, उनके द्वारा किए गए इस तरह के निरूपण का झूठा पाया जाना स्पष्ट करता है। इसीलिए क्लाइव और वॉटसन दोनों ने इस संबंध में लिखा था कि हॉलवेल एक बहुत झूठा व्यक्ति है जिसकी बातों पर हम लोग आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। इसके लिए हॉलवेल जो था वो बहुत ज़्यादा विश्वसनीय व्यक्ति खुद अंग्रेजों के लिए नहीं रहा और उसके द्वारा यदि इस घटना का विवरण दिया जाता है कि कालकोठरी जैसी कोई घटना 20 जून को घटित हुई, वह भी अपने आप में संदिग्ध है, विवादित है। इसके अलावा जो इस घटना में लोग मारे गए, जैसा हॉलवेल अपने विवरण में लिखते हैं, तो कंपनी के अधिकारियों को जो इसमें मारे गए हैं उनका हमको कहीं पर भी नाम उल्लेख भी नहीं मिलता है और कंपनी के अधिकारियों ने सभी ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण रखने का पूरा प्रयास किया और सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को, छोटी बड़ी घटनाओं को अपने रिकॉर्ड में लिखा। लेकिन इस घटना के संदर्भ में ये बड़े आश्चर्य की बात है कि कंपनी के 123 व्यक्ति मारे गए और उनके नाम तक हमको रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं होते। अतः ये बड़ा मुश्किल है कि इस तरह की घटना, जो बड़ी घटना कही जा सकती है, उसमें 123 व्यक्ति जो कंपनी के मारे गए, उनका नाम हमको रिकॉर्ड में नहीं मिलता। जहाँ इक्का दुक्का लोगों के साथ में कुछ हताहत होने जैसी घटनाएं होती थी, उनका भी विवरण, उनका भी रिकॉर्ड वो लोग रखते थे। इतनी बड़ी संख्या में यदि लोग मारे जा रहे हैं या हताहत हुए हैं तो उनका किसी भी रूप में रिकॉर्ड नहीं रखा जाना ऐतिहासिक रूप से ये अपने आप में विवादित है। तो निश्चित रूप से इस बात का ये प्रमाण है कि इस तरह की कोई घटना वास्तविक रूप से शायद घटित नहीं हुई थी। यदि हम लोग अंग्रेजों के भी चरित्र की बात करें तो जिस समय बंगाल में जो स्थितियां बन रही हैं वह आरोप प्रत्यारोप की स्थितियां बन रही हैं और अंग्रेजों के व्यवहार में भी झूठ बोलना अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए, स्वार्थ पूर्ति के लिए, ये बहुत आम बात थी। और राजनीतिक विचारक हर्बर्ट स्पेंसर स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि उस समय के ईसाई जो थे वो झूठ बोलने में कोई भी संकोच नहीं करते थे। वह युग ऐसा युग था जब रेल, डाक, तार आदि की व्यवस्थाएं नहीं थी। ऐसी दशा में यदि कोई झूठ बोला गया है या सत्य को छुपाया गया है तो उसको प्रमाणित करने का कोई आधार नहीं था या कोई मुश्किल काम नहीं था कि यदि आपने किसी सत्य को छुपा दिया है, यदि किसी झूठ को आपने स्थापित करने का प्रयास किया है तो वो झूठ है या सत्य है, इसका मूल्यांकन कैसे किया जाए, उसका निष्कर्ष कैसे निकाला जाए, ये बहुत मुश्किल काम नहीं था कि यदि कोई आपने झूठ स्थापित कर दिया है तो वह झूठ यही सत्य के रूप में ही माना जाने की संभावना पूरी रहती थी। क्योंकि उस समय हमारे पास में ऐसा कोई साधन संसाधन नहीं थे जिसकी वजह से हम लोग इस झूठ की सत्यता को परख सकें। इसीलिए ये बड़ा मुश्किल था कि किसी भी इस तरह की घटना का झूठा हो पाना भी और उसका सत्य
से कोई वास्ता न हो पाना हम इसको प्रमाणित कर सकें। तो निश्चित रूप से ये जो बातें भारतीय इतिहासकारों ने कालकोठरी की घटना के संदर्भ में स्पष्ट की हैं, प्रस्तुत की हैं, उनसे स्पष्ट होता है कि कालकोठरी की घटना केवल हॉलवेल के दिमाग की उपज से ज़्यादा कुछ था नहीं, जो पूर्णतया कल्पना पर आधारित था। इस घटना से अंग्रेज न केवल सिराजुद्दौला को एक क्रूर शासक सिद्ध करना चाहते थे, बल्कि उसकी सहिष्णुता पर भी जो है ये बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहते थे। और यही कारण था कि सुभाष चंद्र बोस ने भी इस घटना को भारतवासियों की मान मर्यादा के खिलाफ समझा। वे इस तरह की जो कालीमा के जो दाग थे उनको हमेशा के लिए भारतीय संस्कृति से मिटाना चाहते थे। वे चाहते थे कि जो आरोप, जिस तरह का आरोप भारतीय शासकों पर इस तरह का लगाया गया है वह सर्वथा झूठा है। और सुभाष चंद्र बोस ने अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब उन्होंने 1939 में कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, तो इस पार्टी का प्रथम सत्याग्रह इस कालकोठरी के विरुद्ध ही किया गया था। इस दल के जो भी सदस्य थे वे हथौड़ा लेकर के इस कोठरी को धराशायी करने जाते हैं और अपनी स्वेच्छा से गिरफ्तारी देते हैं। इस आंदोलन के संदर्भ में सुभाष चंद्र बोस बंदी बनाए जाते हैं, हालांकि उसके उपरांत उनको नज़रबंद कर दिया जाता है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तौर पे वे लोग अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ये उस समय भी घटना कहीं ना कहीं जहन में थी लोगों के, इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने प्रतीकात्मक रूप से इस कालकोठरी को ध्वस्त किया अपने समर्थकों के साथ में, जो इस बात का प्रमाण था कि वे नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह के झूठ को लंबे अरसे तक सत्य रूप में याद किया जाए, उसको माना जाए। और हॉलवेल ने स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया है बाद में कि जैसे ही सिराजुद्दौला को इस घटना की जानकारी मिली तो उसने बचे हुए अंग्रेजों को कोठरी से निकालने का आदेश दिया। ये इसी क्रम में था कि सिराजुद्दौला तक इसकी सूचना समय पर नहीं मिल पाई। ये उसी कल्पना का, उसी कहानी का एक हिस्सा था जिसमें उसने ये बाद में बताने का प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के द्वारा आदेश दिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और यह घटना घटित हो चुकी थी। और निश्चित रूप से यह सिराजुद्दौला के खिलाफ एक तरह का बड़ा षड्यंत्र था जो अंग्रेजों ने उस समय लगाया। और इस घटना ने सिराजुद्दौला के चरित्र को लांछित करने का प्रयास किया और निश्चित रूप से इस घटना का प्रभाव सिराजुद्दौला के व्यक्तित्व, उसके चरित्र पर पड़ा और निश्चित रूप से उसके मान मर्दन का प्रयास इसके माध्यम से किया गया।